नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 18 दिसंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम विकलांग नागरिकों को वह पुलिस मिले जिसके वे हकदार हैं, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। रूस के द्वारा भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता की जा सकती है, इस मुद्दे को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भारत सरकार के द्वारा भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं हमारे देश को, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य गीत की घोषणा की गई है, हम इस न्यूज़ को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है फॉर डिसेबल्ड सिटीजन टू हैव द पुलिस दे डिजर्व, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है लेखक के द्वारा। यहाँ पर लेखक द्वारा ये कहा गया है कि जहाँ तक पुलिस तक प्रभावी और सार्थक पहुँच का सवाल है, यह सभी भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम विकलांग व्यक्तियों की बात करें तो यह उनके लिए दुगना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनकी जो अक्षमता होती है उन्हें हिंसा के बढ़ते जोखिम के लिए उजागर करती है। और इसको देखते हुए अगर हमारे देश के जो पुलिस स्टेशन हैं, जेल हैं, आपदा प्रबंधन केंद्र हैं, अगर विकलांगों के लिए सुविधापूर्ण नहीं है तो बहुत सारे विकलांग व्यक्ति जो कि हिंसा का शिकार होते हैं वह पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और अगर वो पहुंचते भी हैं तो पुलिस स्टेशन में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं जिनसे कि उनकी देखभाल सही तरीके से की जा सके। इसी मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया है और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट का जिक्र किया गया है। आपको ध्यान में रखना है, पाटन जमालवली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह नोटिस किया गया था कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो अक्षम व्यक्ति हैं, वह आसानी से यौन हिंसा का शिकार हो सकते हैं। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया था कि हमारे देश के जो पुलिस स्टेशन हैं, जो जेलें हैं या फिर जो आपदा प्रबंधन केंद्र हैं, उन्हें इस तरीके से निर्मित किया जाए जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधापूर्ण हो। और इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा हमारे देश के पुलिस स्टेशन, जेल और आपदा प्रबंधन केंद्रों के तहत जो निर्माण किए गए हैं उनके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार जो नए पुलिस स्टेशनों का निर्माण होगा या फिर जो भी मौजूदा पुलिस स्टेशन हैं उनमें इस तरह के सुधार किए जाएंगे जो कि आधुनिक होंगे, लिंग संवेदनशील होंगे, सुलभ होंगे और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधापूर्ण होंगे। तो जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं, जो जेलें हैं, जो कि आगे चल कर के बनेंगी या फिर जिनका निर्माण पहले ही हो चुका है, उनमें कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि वह विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधापूर्ण हो जाएं। यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि पुलिस स्टेशनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अपराध को करने के आरोपी विकलांग व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। अगर किसी विकलांग व्यक्ति पर आरोप लगता है कि उसने कोई अपराध किया है और अगर उसे पुलिस थाने में लाया जाता है तो उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। पुलिस थानों में विकलांगों के अनुकूल प्रवेश द्वार और विकलांगों के अनुकूल शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। दिशा निर्देश ये भी बताते हैं कि पुलिस स्टेशनों पर सिविल ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी भी विकलांग व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि सिविल ड्यूटी पर तैनात जो पुलिस कर्मचारी है वह विकलांग व्यक्ति हो सकता है, वह भारत सरकार के द्वारा 18 अगस्त 2021 को जो एक ज्ञापन लाया गया था उसके उल्टा है। आपको यह ध्यान में रखना है कि 18 अगस्त 2021 को विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता विभाग के द्वारा एक ज्ञापन जारी किया गया था जिसके अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में जो कि दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली पुलिस सेवा के लिए था, साथ ही साथ भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के लिए था। उसमें ये कहा गया था कि जो सीटें
विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहती हैं। आपको ध्यान में रखना है कि 4% का आरक्षण मिलता है विकलांग व्यक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा में, या फिर अगर हम रेलवे सुरक्षा बल की बात करें तो उसमें भी। और यहाँ पर सरकार का ये कहना है जो पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं उससे आपको छूट मिलता है, यानी कि ये जो 4% सीटें हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, वहां पर अगर चाहे तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल इन सीटों को सामान्य व्यक्तियों से भर सकती हैं। उसी तरीके से भारतीय पुलिस सेवा, खास करके जो यूनियन टेरिटरी है हमारे देश के, जहां पर पुलिस में जो भर्ती है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, उसमें भी इस तरह की छूट की बातें कही गई हैं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब पुलिस सेवा में कोई विकलांग व्यक्ति होगा ही नहीं तो किस तरीके से सिविल ड्यूटी पर किसी विकलांग पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति हो पाएगी। यहां पर यह कहा गया है कि अगर पुलिस सेवा में विकलांग व्यक्तियों की भर्ती नहीं होगी तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सेवा विकलांग व्यक्तियों के लिए संवेदनशील भी नहीं हो सकता है। यहां पाटन जमानवली केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया था कि पुलिस स्टेशनों में विशेष शिक्षकों और दुभाषियों की भी व्यवस्था करनी चाहिए और हर पुलिस स्टेशन को ऐसे शिक्षकों और दुभाषियों का एक डेटाबेस तैयार करना चाहिए, जिससे अगर कोई विकलांग व्यक्ति पुलिस स्टेशन में आता है तो पुलिस आसानी से ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर सके, इनको पुलिस स्टेशन में बुला सके, जिससे यह उस व्यक्ति की भाषा को समझ सके। तो इस तरह की बातें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पाटन जमानवली केस में कही गई थी। और इसको देखते हुए यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा जो अभी दिशा निर्देश दिए गए हैं वह देर से ही सही लेकिन सही दिशा में उठाया गया बहुत ही बड़ा कदम है और इन्हीं सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें इस एडिटोरियल में थी मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट के रूप में दे दिया है। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है फॉर एन ऑनेस्ट ब्रोकर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा हुआ और यहाँ पर दिल्ली में उनकी मुलाकात हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हुई। इस मुलाकात के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूस के राष्ट्रपति के द्वारा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत भी किया गया और यहाँ पर आगे चल करके अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया कि हो सकता है कि रूस भारत और चीन के बीच में बातचीत को शुरू करने की पहल कर सकता है, यानी कि रूस के द्वारा भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई भी काम रूस के द्वारा शुरू किया जाता है, यानी कि उसके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं कि वह भारत और चीन को वार्ता के टेबल पर लेकर के आए, तो ये जो कोशिश उसके द्वारा की जा रही है उसकी हमें बारीकी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों रूस और चीन के बीच में जो संबंध हैं वो तेजी से बढ़े हैं और इसको देखते हुए जो भी प्रयास रूस के द्वारा किया जाएगा भारत और चीन के बीच में बातचीत को शुरू करने को लेकर के इसकी जांच करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रूस किसी भी हालत में चीन को खो नहीं सकता। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि रूस के अधिकारियों के द्वारा यह संकेत दिया गया है कि निकट भविष्य में रूस, भारत और चीन के बीच में एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है, जिस तरह का शिखर सम्मेलन 2019 में ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था, जिसे हम शॉर्ट में RIC यानी कि रसिया, इंडिया और चाइना शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर तीनों देशों के प्रमुखों के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के बजाय एक दूसरे से दोस्ती करेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के द्वारा आक्रामकता बढ़ाई गई है वह भारत और चीन के जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पड़ोसियों के बीच जो विकास की उम्मीदें हैं उसको पानी फेरता है, जिसे कि रिक शिखर सम्मेलन और भारत और चीन के प्रमुख के बीच में जो बातचीत हुई थी मल्लापुरम में और उसके दौरान जो बातें कही गई थी उसके ठीक उल्टा है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भारत और रूस के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है वो काफी अच्छे हैं, खास करके जब भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी का प्रवाह किए बिना रूस के साथ S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की जो खरीद का सौदा है उसके साथ आगे बढ़ेगा। तब से भारत और रूस के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है वो काफी सुधरे हुए हैं। लेकिन भारत को मॉस्को के साथ त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग में
सावधानी से चलना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि यहाँ पर उजागर किया जा रहा है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर भारत और रूस के बीच के दोस्ती का मामला है तो यहाँ पर भारत और रूस एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर चीन शामिल हो जाता है, जब यहाँ पर भारत, रूस और चीन के बीच में सहयोग की बात होती है तो भारत को यहाँ पर सावधानी से चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि रूस चीन के साथ अभी बहुत ही आगे बढ़ चुका है दोस्ती में, और जो रूस की निर्भरता है चीन पर वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसको देखते हुए भारत हो सकता है कि चीन का ज़्यादा साथ दे। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रूस और चीन के द्वारा एक दूसरे का समर्थन किया जाता है कई मुद्दे पर। खास करके रूस की जो कार्रवाई हो रही है यूक्रेन के खिलाफ, वहां पर चीन ने रूस का साथ दिया है, और चीन की जो कार्रवाई हो रही है ताइवान के खिलाफ, वहां पर रूस ने चीन का साथ दिया है। और इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि रूस चीनी निवेश पर बहुत अधिक निर्भर करता है, और आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के मामले में रूस के द्वारा पाकिस्तान को बातचीत में शामिल किया गया, चीन को शामिल किया गया, अमेरिका को शामिल किया गया, लेकिन भारत को यहां पर शामिल नहीं किया गया। तो जो ट्रोइका प्लस समूह था जो कि अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत करने के लिए रूस के द्वारा बनाया गया था, उसमें भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था। यानी कि रूस ने चीन और पाकिस्तान के दबाव में भारत को यहां पर आमंत्रित नहीं किया था। तो ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि अगर हम त्रिपक्षीय सहयोग की बात करें, यानी कि भारत, रूस और चीन के बीच में सहयोग की बात करें, तो यहाँ पर रूस के द्वारा अगर कोई भी प्रयास किया जाता है भारत और चीन के बीच में बातचीत कराने का, तो यहाँ पर भारत को उस प्रयास को सावधानी से देखना होगा और यह समझना होगा कि रूस चीन का साथ दे सकता है ऐसी बातचीत में, और इसी मुद्दे को यहाँ पर उठाने का प्रयास किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है व्हेन द चिप आर डाउन, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स जो होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के हमने पहले भी चर्चाएं की थी, और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ यह एडिटोरियल है। यहाँ पर यह बताया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए का सहयोग देने का निर्णय लिया गया है, और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है और कहा गया है कि सरकार के द्वारा जो यह तय किया गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा, यह बहुत ही अच्छा निर्णय है, बहुत ही अच्छा कदम है, और इसके लिए जो सरकार के द्वारा पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो भी बहुत ही सराहनीय है। आप सभी जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं या फिर जो डिजिटल डिस्प्ले होते हैं उनका उपयोग आजकल हर जगह होता है। आप अगर मोबाइल की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, चिकित्सा उपकरणों की बात करें, हर जगह सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग किया जाता है। यानी कि आज के ज़माने में जो सेमीकंडक्टर चिप होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। और कोविड-19 की जब महामारी थी और जिस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब यहाँ पर बहुत सारे देशों सहित भारत को ये समझ में आया कि अपने देश में सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए इकोसिस्टम का विकास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान ये जो सेमीकंडक्टर हैं उनकी आपूर्ति बाधित हुई थी। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि दुनिया के कुछ ही देश हैं जिनके द्वारा इन सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण किया जाता है। पूरी दुनिया में ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और चीन ऐसे देश हैं जो इन सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करती हैं और उनकी आपूर्ति पूरी दुनिया में करती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था और उस समय बहुत सारे देशों ने यह महसूस किया कि इन सेमीकंडक्टर चिप्स की जो आपूर्ति है उसमें बहुत सारी बाधाएं आई हैं, और इसी को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने अपने देशों में सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए जो आधारभूत ढांचा होता है उसके निर्माण का फैसला लिया। भारत भी उन देशों में से एक है। भारत के द्वारा सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण को एक रणनीतिक अनिवार्यता यानी कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मान्यता दिया गया, क्योंकि ये सारे के सारे चिप हमारे डिफेंस के जो इक्विपमेंट है उसमें भी यूज किए जाते हैं
और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा यह कोशिश किया गया कि भारत में भी सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण होना चाहिए। और जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा भारत सेमीकंडक्टर मिशन को बनाया गया, वह सही दिशा में उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इस एडिटोरियल में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो अभी समर्थन दिया जा रहा है पैसे से इस योजना में, वो काफी कम है। अगर हमें हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले प्लांट लगाने हैं तो हमें भारी मात्रा में निवेश की जरूरत है, और उसके अगर सामने देखा जाए तो यहाँ पर जो 76,000 करोड़ हैं वह काफी कम है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होते हैं उनको लाखों लीटर स्वच्छ पानी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत ही स्थिर बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीजों को यहाँ पर सरकार को ध्यान में रखना होगा, और हमारे देश में जो आधारभूत ढांचा है उसका भी निर्माण करना होगा। तभी जाकर के सेमीकंडक्टर बनाने वाले जो प्लांट हैं हम उनको अपने देश में बना पाएंगे। जो टेक्नीशियन है उसकी तो हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन उनका जो स्किल है उन्हें और ऊंचा करना होगा। और जो सबसे जरूरी बात यहाँ पर कही गई है कि हमें ऐसे क्षेत्रों का विकास करना होगा जहां पर इन प्लांट के लिए स्वच्छ पानी भी मिले और अत्यंत स्थिर बिजली आपूर्ति भी हो। तो इन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, इस पर हमने पहले भी चर्चाएं की हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रख करके आपको इस एडिटोरियल को पढ़ना है। आइए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिल मातृभूमि की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वजतु को राज्य गीत घोषित किया गया है। और ये न्यूज जीएस पेपर 1 कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिल मातृभूमि की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वस्तु को राज्य गीत घोषित किया गया है, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु सरकार का ये जो निर्णय है वह मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के एक फैसले के बाद आया है। यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा अपने एक फैसले में कहा गया था कि तमिल थाई वस्तु जो गीत है वह केवल एक प्रार्थना गीत है, ना कि राष्ट्रगान है। कहने का मतलब है कि ना कि वह राज्य गीत है, और इसीलिए जब भी इसे गाया जाता है तो हर किसी को यहाँ पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी निर्णय के बाद यहाँ पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस गीत को राज्य गीत की संज्ञा दी गई और कहा गया कि जब भी यह गीत गाया जाएगा तो उस दौरान विकलांग व्यक्तियों को छोड़ करके और प्रेग्नेंट वुमेन को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो गीत है वह 55 सेकेंड का है, और जब भी इस गीत को गाया जाएगा तो विकलांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को छोड़ करके सभी को इस गीत के समय खड़ा होना आवश्यक है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसे राज्य गीत घोषित किया गया है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है इकोलॉजिस्ट अपोजेस चेंजेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में कुछ संशोधन पेश किए गए हैं, और इससे जुड़ा हुआ जो बिल है वह लोकसभा में पेश किया गया है, और इसी का विरोध पर्यावरणविदों के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई संशोधन अगर यहाँ पर पास हो जाता है तो जो मूल भावना है इस एक्ट की वह धूमिल हो जाएगा, और उसके जगह पर जो है बौद्धिक संपदा और वाणिज्यिक व्यापार को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि यह जो मसौदा तैयार किया गया है संशोधन का, यह पारंपरिक भारतीय चिकित्सा व्यवसायियों, बीज क्षेत्र के उद्योगों और शोधकर्ताओं द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 की शिकायतों के जवाब में तैयार किया गया है। यानी कि इन लोगों के द्वारा कुछ शिकायतें की गई थी, खास करके पारंपरिक भारतीय चिकित्सा व्यवसायियों के द्वारा। आइए जान लेते हैं कि आखिर जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 क्या है। आपको ये ध्यान में रखना है कि 2002 में जब इस बिल को पेश किया गया था तो उसका मुख्य उद्देश्य था जैविक विविधता का संरक्षण और स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे को सुनिश्चित करना। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र के जैव विविधता का उपयोग करता है लाभ कमाने के लिए, तो यहाँ पर उस लाभ को उस क्षेत्र के लोगों के साथ
समान तरीके से बांटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो संशोधन लाया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो पंजीकृत आयुष चिकित्सक होंगे वे अगर अपने कुछ उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं और अगर वह इसकी पूर्व सूचना राज्य जैव विविधता बोर्ड को देते हैं तो यहाँ पर उन्हें उस क्षेत्र की जैव विविधता का उपयोग करने का अनुमति दिया जाएगा, यानी कि वे दंड के भागी नहीं होंगे। यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए अगर उन्हें कुछ पेड़ों की जरूरत है, कुछ बीजों की जरूरत है, तो यहाँ पर अगर वह पूर्व में सूचना दे देते हैं राज्य जैव विविधता बोर्ड को तो उन्हें इनके उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी दंड नहीं मिलेगा। यहाँ पर सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो संशोधन उनके द्वारा किया जा रहा है वह भारत में औषधीय पौधों की उपज बढ़ा करके वन्य औषधि संबंधी पौधे पर जो दबाव है उसको कम करने का प्रयास कर रहा है और इसके साथ साथ जो भारतीय औषधि प्रणाली है उसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय औषधि प्रणाली को प्रोत्साहित करने के नाम पर जैव विविधता संशोधन विधेयक लाया गया है और वैसे लोग जो कि पंजीकृत हैं और भारतीय औषधि प्रणाली में कोई रिसर्च कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें पौधे की जरूरत है तो यहाँ पर वे उन पौधे का उपयोग कर सकते हैं। पहले ऐसा करने पर दंड का प्रावधान था, लेकिन यहाँ पर अब दंड उन्हें नहीं दिया जाएगा। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चीन के साथ वार्ता में सुधार की भूमिका निभाने के रूस के किसी भी प्रस्ताव की बारीकी से जांच होनी चाहिए, चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझाएंगे कि किस तरीके से जब रूस के राष्ट्रपति भारत आए और उसके बाद उनके द्वारा चीन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की गई और इसके बाद अधिकारियों के द्वारा यह बात निकल करके आई कि हो सकता है कि रूस भारत और चीन के बीच में वार्ता कराए। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझाना है कि अगर रूस के द्वारा ऐसे कोई भी प्रयास किए जाते हैं तो उसकी भारत को बारीकी से जांच करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर रूस और चीन के बीच में जो संबंध है वो काफी आगे बढ़ गए हैं। और जब भी हम रूस के साथ द्विपक्षीय मुद्दों की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का भरोसा है रूस के ऊपर, लेकिन जब भी बहुपक्षीय चर्चा की बात होती है तो हम रूस पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों रूस के द्वारा भारत की कहीं कहीं अवहेलना की गई है। आप यहाँ पर अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत को नहीं पूछने वाली जो बात है उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह की बातों को लिख करके आप इसको समझा सकते हैं कि कैसे अगर रूस के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं तो यहाँ पर भारत को फूंक फूंक पर कदम रखना होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पुलिस तक प्रभावी और सार्थक पहुंच सभी भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं विकलांग व्यक्तियों के लिए यह दोगुना महत्वपूर्ण है, इस कथन पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी इसके ऊपर। यहाँ पर आपको समझाना होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो अक्षम व्यक्ति होते हैं, वे हिंसा के ज्यादा शिकार होते हैं, यौन हिंसा के शिकार होते हैं, और इसीलिए जो हमारे पुलिस थाने हैं, जो हमारी जेलें हैं, उन्हें विकलांग व्यक्तियों के अनुरूप बनाना चाहिए। और यहाँ पर इसकी चर्चा करने के बाद ये बता सकते हैं आप कि किस तरीके से गृह मंत्रालय के द्वारा हमारे थानों में, हमारे जेलों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप उन दिशा निर्देशों की चर्चा करें जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की है, और उसके आधार पर आप अपनी बातों को यहाँ पर लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ इनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।